नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। और अब आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए मेरे सोशल मीडिया हैंडल से। कल सबने मैच देखा और यह पूरी सीरीज देखी, उसमें जो चीजें कमी रह गई, कल वो हुआ जो भारत में अब तक नहीं हुआ था। हम 2007 में भी बांग्लादेश से हारे थे और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। तब सचिन तेंदुलकर थे वहां पर, राहुल द्रविड़ थे, सौरव गांगुली थे, वीरेंद्र सहवाग। खैर, विश्व चैंपियन, दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम, लगातार 16 द्विपक्षीय टी20 सीरीज में अजय रहने वाली टीम इंडिया। लेकिन बेलफास्ट में जो हुआ उसने भारतीय क्रिकेट को आईना दिखा दिया। एक नए कप्तान श्रेयस अय्यर और मुख्य कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में उतरी भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से हार गई। यह सिर्फ एक हार नहीं बल्कि कई रिकॉर्ड टूटने और कई सवाल खड़े करने वाली हार है। जिस टीम की बल्लेबाजी को दुनिया की सबसे मजबूत बल्लेबाजी कहा जाता है, वह बल्लेबाजी आयरलैंड के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बिखर गई। दोनों मुकाबलों में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन दोनों बार लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही। यानी रणनीति भी फेल हुई और प्रदर्शन भी। इस हार का सबसे बड़ी कहानी लिखी भारतीय मूल के तेज गेंदबाज जय मुंदड़ा ने। राजस्थान के टोंक में साल 2021 में आयरलैंड पहुंचे जय मुंदड़ा ने भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। खास बात यह रही कि संजू सैमसन दोनों मैचों में पहली गेंद पर उनका शिकार बने। जिस खिलाड़ी ने कुछ साल पहले तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की कल्पना भी नहीं की थी, उसने दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाने वाली बल्लेबाजी को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। भारत की शुरुआत दोनों मैचों में बेहद खराब रही। दूसरे मुकाबले में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा खाता तक नहीं खोल पाए। ईशान किशन 12 रन बनाकर लौटे। कप्तान श्रेयस अय्यर सिर्फ 10 रन नहीं बना पाए। तिलक वर्मा ने जरूर संघर्ष करते हुए 46 गेंदों पर 55 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी में स्ट्राइक रेट और आक्रामकता दोनों की कमी दिखाई दी। आखिर में हर्षित राणा तेज तर्रार 21 रन बनाकर हार का अंतर जरूर कम किया, लेकिन नतीजा नहीं बदल सके। गेंदबाजी में भारत ने शुरुआत अच्छी की थी। 48 रन पर आयरलैंड के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन इसके बाद हैरी टेक्कर और बेन क्लेटिस ने साझेदारी कर मैच का रुख बदल दिया। आयरलैंड ने 154 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया, जो चेज हो सकता है। टी20 में 154 रन मतलब 50 ओवर के गेम में 150 रन, इस तरीके का रहता है। वहीं भारत के लिए डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव ने 3 विकेट लेकर प्रभावित किया, लेकिन बल्लेबाजी उनका प्रदर्शन भी बेकार रहा। यह एक हार कई शर्मनाक रिकॉर्ड भी अपने साथ लेके आई। भारत के करीब 1050 दिनों के बाद द्विपक्षीय टी20 सीरीज गंवाई। लगातार 16 टी20 सीरीज जीतने का सिलसिला टूट गया। और ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड हैं, जरा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की जब अगुवाई में टीम उतरी आयरलैंड में तो क्या क्या हुआ। एक बार ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। तो श्रेयस अय्यर कप्तानी की खराब शुरुआत, पहले 2 टी20 बतौर कप्तान हारने वाले दूसरे कप्तान। आयरलैंड का ऐतिहासिक उलटफेर, नंबर 1 भारत को 2-0 से हराकर पहली बार टी20 सीरीज जीती। तिलक वर्मा की धीमी 46 गेंदों पर अर्धशतक, भारत के लिए छठी सबसे धीमी 50। अभिषेक शर्मा का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2026 में 9वीं बार 0 पर आउट हुए। 2019 के बाद भारत पहली बार द्विपक्षीय टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश हुआ। 2021, 2023 और अब 2026 में सीरीज गंवाई। 2026 में टी20 सीरीज का एक भी मैच नहीं जीतने वाली तीसरे कप्तान बने हैं श्रेयस अय्यर। भारत की लगातार 16 टी20 सीरीज जीती। तो ये अब आप देखिए जरा, ये रिकॉर्ड है। कोई कहेगा अभिषेक शर्मा को देख के कि भाई वो इस पूरे साल में 9 बार आउट हुए, अभी 6 महीने हुए हैं, जिसमें 2 बार तो वर्ल्ड कप में ही 0 पे आउट हुए ना, एक बार यूएसए के खिलाफ और एक बार पाकिस्तान के खिलाफ। बड़ी बड़ी बातों से नहीं होता है कुछ। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारत की यह पहली टी20 सीरीज हार है, जबकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत भी हार के साथ हुई। अब सवाल सिर्फ सीरीज की हार का नहीं, सवाल यह है कि क्या भारतीय बल्लेबाज विदेशी परिस्थितियों में
संघर्ष कर रहे हैं? क्या आईपीएल की सफलता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रदर्शन की गारंटी नहीं है? क्या टीम चयन और बल्लेबाजी क्रम पर फिर से विचार करने की जरूरत है? विश्व चैंपियन बनने के बाद भारतीय टीम ने जिसे दबदबे की उम्मीद थी, उस जगह बेलफास्ट में निराशा हाथ लगी है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी, टीम इंडिया इस हार से क्या सीख लेती है और वापसी कितनी जल्दी करती है। देखिए, मैं संजू सैमसन को बिल्कुल कोसूंगा नहीं, मुझे पता है वो उनका खेल ही ऐसा है। मैं वैभव सूर्यवंशी को टीम में चाह रहा था और मेरे चाहने ना चाहने से बीसीसीआई या इंडियन टीम में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल यही है कि जब पीक फॉर्म में प्लेयर्स होते हैं तो वो टीम में क्यों नहीं आते? जो चीज आपकी सफर कर रही थी, आपने उस पर जोर क्यों नहीं दे रहे? आप देखिए ना, अगर ओपन आप कराते तो शायद कुछ होता। वैभव सूर्यवंशी अभी तक इंटरनेशनल सर्किट में मेंस मुख्य धारा में पहली बार डेब्यू करते, लोगों को नहीं पता था उनको कैसी बॉल करना है, क्या करना है। एक डेब्यूटेंट ने ही भारत की कमर तोड़ दी। जब आपने सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और प्लेयरों के नाम गिनते जाइए, टीम बदली है, शुभमन गिल, तो आपको इन सब के रिफिल की जरूरत होती ना कि भाई इनके स्पेस भरेगा कौन, और ऐसे भरा जाएगा, ऐसे सारी चीजें होंगी। बात सिर्फ सीरीज की नहीं है, बात है दाग की। अभी आप इंग्लैंड जाएंगे, जब आप बेलफास्ट की हवा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको लॉर्ड्स की भी हवा नहीं पता चलेगी, वहां का भी मौसम आपको नहीं पता चलेगा। आप फिर चाहे मॉर्निंग मॉकल को ले आइए या जेसन गिलेस्पी को बैठा लीजिए अपनी कोचिंग स्टाफ में, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर प्रसिद्ध कृष्णा को 4 ओवर में 50 रन देने हैं तो देंगे ही। अर्शदीप सिंह अगर 4 ओवर में 60 रन दे रहे हैं, 50 रन दे रहे हैं, तो उनको काम ही यही है। पूरे आईपीएल भर अर्शदीप ने यही किया। भारतीय टीम से इस तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं होती है और अपने आप को साबित करने के लिए अपने बल्ले और अपनी गेंद से जवाब देना चाहिए। चाहे उसमें श्रेयस अय्यर हो, ये वो पंजाब किंग्स की टीम नहीं है, ना ही अभिषेक शर्मा अगर इसे एसआरएच की टीम समझ रहे हैं तो ये उनकी भी गलतफहमी है, और ना ही चेन्नई सुपर किंग्स से संजू सैमसन की। यहां पर परफॉर्म करना पड़ेगा। आप 145 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश में उन 11 में हैं जिसके लिए कितने करोड़ों युवा दिन भर मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है आपके लिए नॉर्मल मैच है तो जी नहीं, आपकी इस हार ने कई युवाओं के कैरियर को दांव पे लगा दिया है और कई युवा बहुत निराश भी है। खैर, एक दिन में दोहरे झटके लगते हैं और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्रिकेट में दूसरा झटका जब लगा जब एक टीम और हार गई। 170 रन किसी भी टी20 मुकाबले को जीत दिलाने के लिए जिताने वाला स्कोर माना जाता है, लेकिन जब रणनीति साथ ना दे, टीम चयन सवालों में और कप्तानी के फैसले उलट पड़ जाएं, तो बड़ा स्कोर भी जीत की गारंटी नहीं बनाता। कुछ ऐसा ही लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर हुआ, जहां भारतीय महिला टीम का टी20 विश्व कप 2026 का सफर ग्रुप स्टेज में ही खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में उतरी भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन का लक्ष्य बताया। लक्ष्य चुनौतीपूर्ण था और शुरुआत भी भारत के पक्ष में रही। दूसरी ही गेंद पर पहला विकेट गिरा और फिर फोइबा लिचफील्ड और बेथ मूनिक भी जल्द आउट हो गए। 9 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया 68 पर 3 विकेट गंवा चुका था और फिर मुकाबला पूरी तरह भारत की पकड़ में आ गया। लेकिन यहीं से मैच पलट गया। सबसे बड़ा सवाल कप्तान हरमनप्रीत कौर की गेंदबाजी रणनीति पर उठा। श्रीचरणी ने 2 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर 1 विकेट लिया था और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना रखा था। इसके बावजूद उन्हें लगातार गेंदबाजी नहीं कराई गई। उनकी जगह राधा यादव और शेफाली वर्मा को गेंदबाजी सौंपी गई। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, राधा यादव बॉलिंग ऑलराउंडर है जबकि शेफाली वर्मा बैटिंग ऑलराउंडर है, मतलब कि मूलतः काम उनका बल्लेबाजी है। ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी और एशले गार्डनर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। खासकर राधा यादव के 1 ओवर में 17 रन ने आए और मैच का रुख बदल गया। लेकिन सिर्फ ग्राउंड नहीं, टीम में चयन को लेकर भी लगातार चर्चाएं हैं। तेज गेंदबाज क्रांति कौर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, लेकिन उनसे पूरे मैच में सिर्फ 1 ही ओवर कराया गया। अगर उन पर भरोसा नहीं था तो उन्हें अंतिम एकादश में जगह क्यों दी गई? उनकी जगह अतिरिक्त बल्लेबाज या किसी ऑलराउंडर को मौका दिया जा सकता था। एक और फैसला सवाल के घेरे में रहा, वो था आक्रामक बल्लेबाज भारतीय फुल
माली को बाहर बैठाकर यस्तिका भाटिया को टीम में शामिल किया गया, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला। अगर बल्लेबाजी नहीं करानी थी तो फिर यह चयन किस रणनीति का हिस्सा था? सबसे ज्यादा हैरान तो ऋचा घोष को लेकर हुआ। टीम की सबसे विस्फोटक फिनिशर मानी जाने वाली ऋचा को 20वें ओवर तक इंतजार कराया गया, जब तक तेज रन बनाने की जरूरत थी। तब उन्हें बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा गया। वहीं सिर्फ आखिरी ओवर में आई एक ही गेंद खेली गई, वो 20वें ओवर में उनको बल्लेबाजी मिली। इस फैसले ने टीम मैनेजमेंट की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने 170 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया, भारत को 6 विकेट से हार मिली और इसके साथ ही महिला टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया का सफर भी समाप्त हो गया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप ए से सेमीफाइनल में जगह बना ली और हार सिर्फ स्कोरबोर्ड ही नहीं, चर्चा इस बात की भी है कि क्या भारतीय महिला टीम बड़े मुकाबलों में रणनीतिक फैसलों की वजह से पिछड़ रही है? क्या टीम चयन और कप्तानी में बदलाव की जरूरत है? आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब तलाशना भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और ये चुनौती सिर्फ महिला क्रिकेट के लिए नहीं भाई साहब, ये चुनौती पुरुष वर्ग में भी होगी। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, श्रेयस अय्यर बहुत लंबे समय तक टी20 कप्तान नहीं रहने वाले हैं। श्रेयस अय्यर की जगह शुभमन गिल आपको कप्तानी करते नजर आएंगे अगर एक और सीरीज में खराब प्रदर्शन इस टीम का रहा तो। और संजू सैमसन के लिए यह अपडेट है कि संजू सैमसन अगर इसी तरीके से पारी खेलते रहे तो उनके लिए भी टीम में जितनी बेबाकी से वो टीम में आए थे, जितने विस्फोटक अंदाज से वो आए थे, वैसे ही वो टीम से बाहर हो सकते हैं। स्टैंड में बैठ के आपको नजर आएंगे, क्योंकि लगातार भारतीय टीम संघर्ष कर रही है। भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द उसका टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बन गया है। टॉप 4 रन नहीं बनाते, नीचे वालों से उम्मीद नहीं है और बल्लेबाजी में अर्शदीप रन खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वही हाल हरमनप्रीत कौर का भी है, अपने अलबेले फैसलों की वजह से वो जानी जाती हैं। जब मैच में जीत मिल जाती है तो इसी स्टूडियो में खड़े होकर मैं वाहवाही करता हूं, लेकिन वो एक पक्ष है। लेकिन ये फैसले कंटिन्यू अगर आपको हार बड़े मैचों में आपका फोकस आउट करे तो सही में ये पूछा जाता है यस्तिका भाटिया क्यों खेली, क्रांति गौड़ से एक ही ओवर क्यों कराया गया? इन सब सवालों का जवाब कुछ दिन में कहा जाएगा कि स्टेप डाउन हो जाएंगे हरमनप्रीत कौर अपने कप्तानी से और उसके बाद नया कोई कप्तान आएगा और नए तरीके से टीम रीबिल्ड करेगा। खैर, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसने भारतीय पुरुष टीम को क्यों घुटनों पे ला दिया और उसका हालिया स्टेटस क्या है। जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है उसने भारतीय बल्लेबाजों को वापस इंडिया का वीजा दे दिया, मतलब टिकट करा दिया। राजस्थान के टोंक से निकला एक नाम जिसने दुनिया की सबसे मजबूत टी20 टीम के बल्लेबाजों को अपनी गेंद पर नचा दिया। नाम है जय मुंदड़ा। जिस खिलाड़ी को कुछ दिन पहले तक सिर्फ भारत में जन्मे और आयरलैंड के लिए खेलने वाले क्रिकेटर के तौर पर जाना जाता था, वो आज वही खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करके सुर्खियों में है। जय ने भारत के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज में आयरलैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सीरीज में कुल 5 विकेट हासिल किए और दूसरे मुकाबले में तो भारतीय बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी। मैच की पहली गेंद पर जय ने संजू सैमसन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसके बाद उन्होंने अभिषेक शर्मा को भी पहले ही ओवर में पवेलियन भेज दिया। तीसरे ओवर में श्रेयस अय्यर को बोल्ड कर जय ने भारत के शीर्ष क्रम को बड़ा झटका दिया। उनके इस प्रदर्शन के बदौलत उन्हें दूसरे टी20 मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं पूरी सीरीज में शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी सम्मान मिला। लेकिन जय मुंदड़ा की कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे खिलाड़ी की जो क्रिकेट के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को भी संभाल रहा है। साल 2021 में जय उच्च शिक्षा के लिए आयरलैंड गए थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में मास्टर्स की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुनिया की बड़ी टेक कंपनी इंटेल में प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पर काम किया। यानी एक तरफ क्रिकेट का जुनून, दूसरी तरफ इंजीनियरिंग का कैरियर। जय दोनों जिम्मेदारी निभाते रहे। खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बाद भी जय अभी भारतीय पासपोर्ट धारक हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच में अभी तक वो यार उन्हें मिला नहीं है आयरलैंड में। जय मुंदड़ा की कहानी उन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो राजस्थान से आयरलैंड तक का उनका यह सफर और फिर वर्ल्ड चैंपियन भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन या किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। अब जय का नाम सिर्फ आयरलैंड क्रिकेट में नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच भी चर्चाओं का विषय बन चुका है। और
जो उनकी एक लिंक्डइन प्रोफाइल वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि ओपन टू वर्क, मतलब अभी भी वो कयास लगा रहे हैं कोई कंपनी उन्हें हायर कर ले। बहरहाल अब देखना होगा इस सीरीज के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आते हैं और फिर क्या कुछ होता है। खैर अब आगे बढ़ेंगे और फीफा वर्ल्ड कप का रुख करेंगे। फुटबॉल विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर दुनिया का ध्यान खींचने वाली केप वर्डे की टीम अब गंभीर विवाद में घिर गई है। टीम के कप्तान रियान मेंडेस पर यौन उत्पीड़न का मामला लगा है। यह मामला ऐसे समय आया है जब केप वर्डे पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचा है और 4 जुलाई को उसका मुकाबला अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम से होना है। ब्राजील के मीडिया संस्थान ग्लोबो की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 में न्यूजीलैंड में आयोजित फीफा सीरीज के दौरान टीम के साथ ट्रांसलेटर के रूप में काम करने वाली एक महिला ने रियान मेंडेस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि ऑकलैंड के एक होटल में रियान ने उससे कमरे में आए और उसके साथ उन पर यौन हमला किया। शिकायत के बाद उसने स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी और मेडिकल जांच भी कराई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेडिकल परीक्षण में महिला के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि महिला ने चोटों की तस्वीरें पुलिस को बाद में मीडिया को भी उपलब्ध कराई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता ने कथित घटना की जानकारी केप वर्डे फुटबॉल टीम के अधिकारियों को भी दी थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वहीं केप वर्डे फुटबॉल महासंघ ने अब तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। मीडिया की ओर से भेजे गए सवालों का भी जवाब नहीं दिया गया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि रियान मेंडेस के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा या नहीं। मामले की जांच जारी है और अभी तक किसी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया है। इसलिए इस समय इन आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। मैदान की बात करें तो पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे की टीम ने सभी को चौंकाते हुए टीम ग्रुप चरण में अजेय रही और स्पेन तथा उरुग्वे जैसे पूर्व विश्व चैंपियन टीमों को कठिन ग्रुप से नॉकआउट में जगह बनाई। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मैदान के बाहर उठे इस विवाद का टीम के प्रदर्शन पर कितना असर पड़ता है। अब आगे बढ़ेंगे और बहुत देर से बात हो रही थी भारत के हार की, भारत की कमियों की, लेकिन उस बीच लोग भूल गए कि आज 29 जून है। 29 जून भारतीय क्रिकेट इतिहास की वो तारीख जिसने हर क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल सकता। यह दिन खुशियों का भी है, गर्व का भी है और भावुक कर देने वाली यादों का भी है। ठीक 2 साल पहले 29 जून 2024 को बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया था। रोहित शर्मा की कप्तानी ने भारत ने 17 साल बाद T20 विश्व कप का खिताब जीतकर करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा किया था। 2013 के बाद पहला आईसीसी ट्रॉफी और 2007 के बाद दूसरा T20 विश्व कप पूरे देश जश्न में डूबा हुआ था। फाइनल मुकाबला आसान नहीं था। सामने थी दक्षिण अफ्रीका की मजबूत टीम जिसने पूरा टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने विराट कोहली की शानदार 76 रन की पारी और अक्षर पटेल की अहम 47 रन की बदौलत स्कोर 176 रन माफ कीजिएगा बन गया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने भी जोरदार चुनौती। एक समय मैच पूरी तरह से अफ्रीका की पकड़ में दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर आया आखिरी ओवर। जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। कप्तान रोहित शर्मा गेंद हार्दिक पांड्या को देते हैं। पहली ही गेंद पर डेविड मिलर ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर सूर्य कुमार यादव ने ऐसा कैच पकड़ा जिसे क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन कैचों में गिना जाता है। उस कैच ने न सिर्फ एक विकेट की दिलाया, बल्कि भारत के 17 साल पुराने इंतजार का भी अंत कर दिया। दक्षिण अफ्रीका 169 रन ही बना सकी और भारत 7 रन से विश्व विजेता बन गया। करोड़ों भारतीय सड़क पर उतर आए, हर शहर में तिरंगे रंगे आए और देश में जश्न का माहौल बन गया। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर अकेली नहीं रही। मैच के तुरंत बाद विराट कोहली ने मैन ऑफ द मैच लेते हुए T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। कुछ ही देर बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अगले दिन रविंद्र जडेजा ने भी इस फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। यानी जिस दिन भारत विश्व विजेता बना, उस दिन भारतीय क्रिकेट के 3 सबसे बड़े सितारों ने T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। यह दिन इसलिए सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि एक सुनहरे युग के अंत का भी प्रतीक है। 29 जून भारतीय क्रिकेट के लिए सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि गर्व, गौरव, जश्न और भावनाओं का एक ऐसा अध्याय है जिसने हर क्रिकेट प्रेमी हमेशा याद रखेगा।
और जब संन्यास लिया किंग कोहली, रोहित शर्मा या अगले दिन 30 जून को रविंद्र जडेजा ने, तब मुझे भी नहीं विश्वास हो रहा था कि जब रविंद्र जडेजा जल्दी संन्यास ले लेंगे। T20 कैरियर की अगर बात की जाए विराट कोहली के, तो ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं। विराट कोहली ने अपने कैरियर में 125 T20 मैच खेले हैं और इस दौरान उनका 117 पारियों में उन्होंने 48.69 की औसत से रन बनाए हैं। T20 कैरियर में 38 50 लगाई हैं उन्होंने और एक सेंचुरी भी लगाई है। साथ ही साथ अब रोहित शर्मा 2007 में T20 इंटरनेशनल में डेब्यू, 169 मैच में 151 पारी। इस दौरान रोहित ने 32 अर्धशतक और 5 शतक लगाए हैं। T20 का ये इतिहास है। ऐसे प्लेयरों ने संन्यास लिया था। ये आसान नहीं होता है भारत के लिए क्रिकेट खेलना। आदमी कहता है ना कि आप 50 टेस्ट, 10 टेस्ट, 20 टेस्ट, 100 टेस्ट खेल गए, बहुत मेहनत लगती है। कई प्लेयर हैं जो 100 टेस्ट नहीं खेल पाए, उनके मलाल रहता है। 10,000 रन बनाना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, या बात करें अक्षर पटेल की, ये सब वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टीम को या भारतीय क्रिकेट को, भारतीय खेल को बहुत कुछ दिया है। और अभी ऐसी तमाम पूरी एक खेप तैयार है जो भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।